लास्ट लेक्चर में हमने जो SN1 SN2 पढ़ा था उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद एक एलिमिनेशन का क्वेश्चन करेंगे, देन उनके बीच में डिफरेंस समझ के फिर हेलो एरिन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन, देखना बेटा। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे लिखा CH3C, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेंजीन, ये रहा HC, यहाँ पे रहा Br, ये रहा HCH3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें OH माइनस डाला। आपको बताना है कि अगर SN1 हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इसी का SN2 हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में SN1 की भी पॉसिबिलिटी होती हैं और SN2 की भी पॉसिबिलिटीज होती है। आपको बताना है कि SN1 होगा तो क्या बनेगा और SN2 होगा तो क्या बनेगा। बताओ बेटा। सबसे पहले क्या होगा, SN1 अगर हुआ तो यहाँ से Br हटेगा, है ना। तो आपने कहा CH3C, यहाँ पे H और ये रहा बेंजीन, और इसके साथ आया C और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज H, और ये रहा CH3। बताओ, अब 2 तरीके से हो सकती है, या तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है या तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो 2 डिग्री से 1 डिग्री बन जाएगा, लेकिन यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा। कौन सा ज़्यादा स्टेबल, 3 डिग्री। तो शिफ्टिंग कहाँ से होगी, 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग इधर से हो जाएगी। तो बना क्या, CH3C और ये रहा बेंजीन, और इस पर आया कार्बोकेटायन, और यहाँ C के साथ आया एक H नीचे है, और ये रहा CH3। अब कौन अटैक करने वाला है इस पर, OH माइनस को इसके ऊपर भेज दो। जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3C, नीचे रहा यहाँ पे बेंजीन, और ये रहा OH, और CH2CH3 आपके सामने है। क्या ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, हाँ या ना। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। और अगर माइनर प्रोडक्ट भी साथ साथ लिखना होता तो जहाँ से Br गया वहीं लग जाता, तो एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता CH3CPH का मतलब फिनाइल यानी कि बेंजीन, और यहाँ रहा CH और इसके ऊपर आया OH और ये रहा CH3। ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। ये लेकिन किस में हुआ, SN1 में हुआ या SN2 में, SN1 में। SN2 में तो कार्बोकेटायन बनता ही नहीं, तो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा। बताओ कौन सा प्रोडक्ट, यहाँ से हटा और यहीं पे जाकर लग जाएगा। तो आपने कहा CH3C, और यहाँ पे आया H, ये रहा CH, और यहाँ पे आया OH और ये रहा CH3। एक क्वेश्चन और करेंगे। कहाँ बेटा, ये नहीं है, गलती है ना, ठीक। बताओ बेटा। अब अगर आपको इस पे OH माइनस अटैक करना है SN1 रिएक्शन, तो बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहला तो OH कहाँ लगेगा, और दूसरा OH, शिफ्टिंग इसकी होगी, ठीक है। पिछली बार आपने H शिफ्ट किया था, CH3 क्यों नहीं शिफ्ट किया, हाँ 1 डिग्री ये बेंजाइल बनता, लेकिन यहाँ पे अभी 2 डिग्री बेंजाइल है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री बेंजाइल, इसलिए मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया था। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं, 2 चीज़ शिफ्ट कर सकते हो, या तो फिनाइल शिफ्ट कर सकते हो या तो मिथाइल शिफ्ट कर सकते हो। बताओ कौन सा शिफ्ट करोगे। अगर आपने मिथाइल शिफ्ट किया तो 2 डिग्री बेंजाइल बना, लेकिन अगर आपने ये फिनाइल शिफ्ट किया तो 3 डिग्री बनेगा। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल है ना। इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, 3 डिग्री बेंजाइल बनेगा, सॉरी, अगर इसको यहाँ से शिफ्ट किया तो 3 डिग्री बनेगा, लेकिन अगर ऊपर से शिफ्ट किया तो 3 डिग्री बेंजाइल बनेगा। तो 3 डिग्री बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से, है ना, 3 डिग्री एल्काइल से। तो इस हिसाब से आपने इसको शिफ्ट कराया। तो पहले स्टेप में आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया। आपने यहाँ पे लिखा है CH3 और ये रहा CH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये रहा CH3। फिर आपने शिफ्टिंग कराई मिथाइल, 1 to 2 मिथाइल शिफ्ट।
1,2,2 मिथाइल शिफ्ट से आपका जो प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल हो गया। तो याद रखेंगे इस बार, जब भी कभी इस टाइप का रिएक्शन आएगा तो आपको कार्बोकेटाइन अगर बनता हुआ दिख जाए ना बेटा, तो आप उसको स्टेबल ज़रूर करेंगे, और स्टेबल करने के बाद अगला स्टेप आपको डालना होगा। तो OH माइनस हमने क्या किया, इसके ऊपर डाल दिया, और आपका ये प्रोडक्ट बना CH3C OH CH CH3 और CH3। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। बताओ इसका माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा? जहाँ पे है वहीं पे हट जाए, CH3C। क्लियर है ना? तो बताओ जब शिफ्टिंग आपने कराया सबसे पहले क्या शिफ्ट कराओगे? हाइड्राइड। फिर क्या शिफ्ट कराओगे? मिथाइल। और फिर क्या शिफ्ट कराओगे? ज़रूरत पड़ी तो बेंजाइल भी शिफ्ट करा सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब बताओ कौन शिफ्ट होगा? अब आपके पास फिनाइल ऑप्शन है, शिफ्ट करा सकते हो। वन टू टू फिनाइल शिफ्ट। ये मेजर बना, ठीक है। तो बताइए शिफ्टिंग अगर करनी हो तो सबसे पहले शिफ्टिंग किसकी होगी? सबसे पहले हाइड्राइड, फिर मिथाइल और देन फिनाइल। नोट करें। अगर आपके पास कोई ऐसा है तीनों ऑप्शन में है तो किसको शिफ्ट करोगे? हाइड्राइड की। जैसे पहले वाले में तीनों ऑप्शन में है, मिथाइल भी शिफ्ट कर सकते थे, फिनाइल भी शिफ्ट कर सकते थे, और किसको शिफ्ट कर सकते थे? हाइड्राइड को। तो आपने किसको शिफ्ट कराया? हाइड्राइड को। और दूसरे वाले में आपके पास हाइड्राइड ऑप्शन में नहीं था, दो ऑप्शन में थे, मिथाइल और फिनाइल, तो आपने किसको शिफ्ट कराया? फिनाइल को। तीसरे वाले में एक ऑप्शन में ही कोई नहीं था, तो एक ही शिफ्ट करा सकते हो, कौन? फिनाइल। देखो दूसरे वाले में आपने मिथाइल शिफ्ट कराया, तीसरे वाले में आपने फिनाइल, पहले वाले में हाइड्राइड शिफ्ट कराया। जब भी शिफ्टिंग होगी तो सबसे पहले हाइड्राइड, फिर मिथाइल, फिर फिनाइल। मेरे ख्याल से अब तक आप ये चीज़ समझ चुके होगे, हाँ या ना? ठीक है, गुड। देखना बेटा, 1 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड है तो SN2, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो, चलो ठीक है ऐसे लिख देता हूँ। अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो आपने कहा कि SN2 रिएक्शन, हमने कहा ठीक है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो आपने क्या लिखा? SN1 रिएक्शन। अगर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, और एलिमिनेशन भी हो सकता है। अभी देखना जरा क्वेश्चन देखें। अगर मैंने CH3, ध्यान से सुनना, CH3 CH2 CH Br CH3, इसमें एल्कोहलिक KOH यानी कि बेस डाला है, या CH3 सेम क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH Br
CH3 और इसमें मैंने एक्वस बेस डाला है, तो एल्कोहलिक बेस क्या करेगा? एलिमिनेशन, और एक्वस बेस क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एल्कोहलिक बेस से ये एलिमिनेशन कराएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये किसके केस में बेटा? एल्कोहलिक KOH के केस में। अगर एक्वस KOH हुआ, सोचो एक्वस KOH तो क्या हुआ? CH3 CH2 CH, यहाँ पे क्या आया? OH, और ये आ गया CH3, यही है ना? सोचो अगर मैं इसी रिएक्शन में CH3 CH2 CH, यहाँ पे लिखा Br और यहाँ लिखा CH3, और मैं इसमें लिख दिया मैंने लिख दिया KCN, एक्वस KCN मैंने लिख दिया। अब बताओ क्या हो जाएगा? Br हटेगा, क्या लग जाएगा? CN। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिख रहा है ना? CH3 CH2 C, यहाँ पे आया CN, और ये आया CH3, और ये रहा CH3। क्लियर है? लेकिन अगर सोचो ज़रा, इसी में CH3 CH2 CH Br, और इसी सेम क्वेश्चन में मैंने AgCN डाल दिया। अगर मैंने इसमें क्या डाल दिया? एक्वस AgCN, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर CN क्या बन जाएगा? NC। साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। तो जब भी कभी आइसोसाइनाइड बनाना है तो क्या यूज करोगे? AgCN यूज करोगे। KCN से काम नहीं चलेगा, हमेशा AgCN यूज करोगे। तो आपने कहा इसका मतलब यहाँ पे CH3 CH2 C, यहाँ पे NC, और आ गया H, और ये रहा CH3। ध्यान देना बेटा इस पर, अगर आपने AgCN यूज किया है, अगर KCN यूज किया है तो CN, और AgCN यूज किया है तो NC लगेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन से केमिकल रिएक्शन में वही सेम, सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन विद मेटल। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, यही तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी से आपको SN1 और SN2 पढ़ाया गया था, हाँ या ना? लेकिन इस केस में हेलोएरिन के केस में आपने क्या किया? आपने कहा कि सर बेंजीन के साथ इस बार जो न्यूक्लियोफाइल आपका हेलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, और बेंजीन के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा? sp2 कार्बन के साथ। तो आपने कहा कि क्या न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर पाएगा? न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इस वाले पोर्शन क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल के साथ इसे समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए इस बेंजीन के साथ आपके पास, आराम से बेटा, यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर है, हाँ या ना? अब हुआ ये कि मान लो ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस अगर हुआ तो ये डबल बॉन्ड नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और ये लोन पेयर इसके साथ शिफ्ट होगा, और बताओ क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा?
अब आपने कहा कि सर मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया, क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड हो गया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे लोन पेयर, ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, देखो ये लोन पेयर यहाँ पे इकट्ठा हो गया और इसके पास अभी 2 बॉन्ड यहाँ पे जुटे हुए हैं। फिर मैंने क्या किया कि ये लोन पेयर यहाँ अंदर गया और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर से आप एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, और वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा। डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ है, ये लोन पेयर अंदर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो बॉन्ड है ये टूट करके लोन पेयर यहाँ पे भेज देता है, और ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहता है। फिर मैंने क्या बोला कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा ऊपर और ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। उस केस में आपको एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। आपने इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड पहले से है, अब लोन पेयर आपको यहाँ नज़र आया। इस क्लोरीन के साथ आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है। एट द एंड आपने क्या किया, क्लोरीन से जो लोन पेयर लिया था उसको वापस भेज दिया और इस लोन पेयर उसके साथ मिला के एक बॉन्ड बना दिया। जैसे ये हुआ होगा आपने कहा कि भैया ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, इस क्लोरीन के ऊपर उसका लोन पेयर वापस से आ गया। हाँ या ना? बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एराइल हैलाइड के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जिसके पास जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो क्या ये स्टेबल होगा? और अगर ये स्टेबल होगा तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं। अब रिएक्शन ना होने का क्या रीज़न है, आइए देखते हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल, सपोज दैट कोई OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। जब वो माइनस इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा तो पहले से बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई क्लाउड्स, ये आने वाले OH को क्या करने वाले हैं? रिपेल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि OH के ऊपर भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पहला चांस कि OH आ नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर मान लो वो आ भी गया, अगर वो आ भी गया तो आप देख रहे हैं क्लोरीन और बेंजीन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो रहा है। तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब बॉन्ड लेंथ कम होते ही स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये आसानी से टूट भी नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है, इसको और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो रेजोनेंस भी इसको क्या कर रहा है? और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। चौथी चीज़, इसके बीच का हाइब्रिडाइजेशन, जिस पॉइंट से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से किसी चीज़ को निकाल के वहाँ दूसरी चीज़ लगाना इम्पॉसिबल होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो लिखेंगे हेलोएरिन are very less reactive, हेलोएरिन are very less reactive toward nucleophilic substitution reaction. Haloarines are very less reactive toward nucleophilic substitution reaction due to haloarines are very less reactive toward nucleophilic substitution reaction due to, बहुत सारे रीजन है बेटा। ड्यू टू, सबसे पहला ड्यू टू, पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट क्या बोलता है? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं, इसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है। दूसरा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तीसरा, रिपल्सन बिटवीन, तीसरा रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन।
और 1 मिनट के लिए ज़रा मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से Cl को हटा भी दिया, और जब मैं Cl को यहाँ से हटाऊँगा तो क्या इस बेंजीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसे फिनाइल कैटायन बोलते हैं या अराइल कैटायन बोलते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होता है। एक सबसे आखिरी रीजन है, चौथा है अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अनस्टेबिलिटी फिनाइल कैटायन और अराइल कैटायन। तो वो 4 रीजन बताओ जिसकी वजह से अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता या बहुत ही कम देता है। पहला रीजन रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तीसरा रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन, चौथा अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, फिर एक सवाल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि इसका तो ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बेंजीन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है, तो मैं कभी भी किसी भी हाल में इस ब्रोमीन को OH से रिप्लेस नहीं कर सकता। हमें तो ऐसा लग रहा है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यही बता रहा है कि कभी भी बेंजीन से हमने ब्रोमीन हटा करके OH नहीं लगा सकते। ऐसा अगर होता तो हम फिनॉल बना ही नहीं पाते, लेकिन हम बनाते हैं, तो कोई तो रीजन होगा। अब हाँ, बनता है, लेकिन कैसे बनता है इसको समझना है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसका मेन रीज़न है बेंजीन के पास इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और बेंजीन के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसा ग्रुप अगर मैं इसके साथ लगा दूं जो इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैंने इसके साथ लगा दिया, तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। अब फिर आकर के OH अटैक कर सकता है, ये तो हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करा सकते हैं, करा सकते हैं। अब हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं हटेगा, हटेगा, हटा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर देना होगा। मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन है या क्लोरीन है और आपने इसमें NaOH डाल दिया। क्या डाला? NaOH। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक्वस NaOH डालोगे तभी तो वह सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन इस टाइम पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सोचो, जिस प्रेशर पे अभी आप बैठे हुए, पता है वो प्रेशर कितना है? 1 ATM, और यहाँ पे जितना प्रेशर चाहिए वो 300 ATM, यानी कि 300 गुना। आपका जितना वेट है उसको 300 गुना बढ़ा करके वही अपने वेट को अपने ऊपर रख लो, 300 टाइम्स। तो कितना प्रेशर होना चाहिए? 300 ATM प्रेशर होना चाहिए, और जो टेम्परेचर होना चाहिए 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर ऐसा आप मेंटेन कर सकते हो तो ये काम करा सकते हो। फिर आप इसमें से X को हटा के OH लगा सकते हो। ये तो पहला तरीका। लेकिन अगर मैं ये चाहता, अगर मेरे पास इतना प्रेशर मेंटेन करने की पावर ही नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो इतना प्रेशर मेंटेन कर सके या इतना टेम्परेचर मेंटेन कर सके, उस कंडीशन में मुझे एक ऐसा ग्रुप चाहिए होगा जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हो, जैसे कि NO2। तो अगर यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया और इस तरीके से मैंने यहाँ पे NO2 लगाया, तो NO2 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर इसने बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दिया, अब वो आराम से अटैक कर सकता है। तो क्या अब आपको क्या लगता है कि अब अगर आपने NaOH इसमें डाला है, एक्वस NaOH अगर इसमें डाल दिया, तो क्या आपको 300 ATM प्रेशर और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इतना होगी? नहीं। अब आपको ये जो होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होगा अभी भी, लगभग 443, NCERT के अकॉर्डिंग 443 केल्विन पे रिएक्शन अब होगा। सोचो, अगर आपके पास इतना भी टेम्परेचर मेंटेन करने की, इतना भी आपके पास टेम्परेचर मेंटेन करने की हैसियत नहीं है,
फिर बताओ क्या करोगे। अब आप चाहो तो एक और NO2 लगा सकते हो, एक और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हो। अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, मान लो यहाँ पे Br है और आपने इस बार 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2 NO2, अब आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। एक्वस NaOH अगर आपने डाला है तब 443 से भी कम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा। ये लगभग ये 3 आपके NCERT के अकॉर्डिंग 368 है, तो 362 लेकर 380 के बीच में कोई भी टेम्परेचर आप रख सकते हैं। इस केस में आपने क्या किया, जहाँ पर Br था वहाँ पे आपने OH लगा दिया और 2 NO2 आपके पास है। सोचो अगर आप ये भी नहीं मेंटेन कर सकते भैया, अगर 368 केल्विन टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर सकते, यानी 100 डिग्री 110 112 डिग्री भी नहीं मेंटेन कर सकते हो, तो आप एक और लगा दो NO2। आप एक और NO2 लगा दो। एक NO2 मैंने यहाँ लगा दिया, एक NO2 मैंने यहाँ लगा दिया, एक और NO2 मैंने यहाँ लगा दिया। अब आपको बस वार्म वाटर से काम चल जाएगा। अब अगर आपके पास NaOH भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप बस क्या करोगे, खौलता हुआ पानी पानी गर्म करके डाल दो, काम हो जाएगा आपका। तो इन रिएक्शन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? सही कि जिस वजह से OH नहीं आ पा रहा वो रीजन ही हटा दिया हमने। किस वजह से नहीं आ पा रहा? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो मैंने वो इलेक्ट्रॉन ही खींच लिया और बेंजीन से जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन खींचा, अब आराम से OH आके अटैक कर सकता है, आराम से आप सब्स्टिट्यूट करा सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये रहा आपका। मेटा पे नहीं लगा सकते हो बेटा, क्यों? क्योंकि मेटा पे इसका इफेक्ट ही नहीं होगा। इसका जो इफेक्ट है वो ऑर्थो पैरा पे है, या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पे इफेक्ट ही नहीं आएगा। मेटा पे लगा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे फ़ायदा ही नहीं होगा कोई। आपको अभी भी उतना टेम्परेचर प्रेशर देना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट करें इसे। हो गया? तो अब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखना, याद रखें, हो सकता है जब 11th की कोई पोर्शन आपको याद हो। 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताया गया था और ये बोला गया था कि ध्यान देंगे ये कोई भी ऑर्गेनिक का ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ये रिएक्शंस ना आते हों। तो ध्यान से पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ लें। एक बार वापस से मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ और ये चैप्टर में पढ़ लेंगे तो बाकी सारे चैप्टर, क्योंकि आपके स्कूल में पढ़ाया जा चुका है ना, तो आपको पता है कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना हुआ। ठीक, इसे नोट कर लें पहले।